वेलकम टू द शो दिल की बात खिलाड़ी के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ दूसरे फ्रेम में मौजूद है एक सुपर हीरो। किसी सुपर हीरो से कम नहीं लगते हैं वो, और वाकई में सुपर हीरो ही हैं। नाम है अंकुर धामा, बिकॉज ही इज इंडिया फर्स्ट ब्लाइंड एथलीट जिन्होंने रियो पैरालंपिक्स में रिप्रेजेंट करा था इंडिया को। बहुत बहुत स्वागत है आपका अंकुर हमारे शो। थैंक यू मैम। अंकुर, इस चश्मे के पीछे का राज क्या है? और ये इतने, मैंने आपको कई बार डिफरेंट डिफरेंट कलर के ग्लेयर्स में देखा है। आपको शौक है ऐसे गॉग्स का, ऐसे गॉगल्स का? यस मैम, मुझे अच्छा लगता है उससे। बेसिकली क्या है कि इसके साथ दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो सामने वाले को भी बेहतर लगता है, प्लस कई बार जब बहुत तेज हवाएं चल रही होती हैं तो आईज में थोड़ा कई बार पानी आने की समस्या ये सब थोड़ी सी रहती हैं। इससे इन सब चीजों पे भी छुटकारा मिल जाता है और अपना शौक भी पूरा हो जाता है। अंकुर, मैं आपको सबसे पहले जानना चाहूंगी कि एशियन पैरा गेम्स, हालांकि पिछले साल की बात हो गई है, लेकिन आपने वहां 8 साल बाद, एक लंबे गैप के बाद, 2 कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल्स जीते थे। कैसी फीलिंग थी वो? और क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि या तो मैं जीतूंगा ही नहीं, या तो जीतूंगा तो बैक टू बैक जीतूंगा, 2 के 2 मेडल एक साथ, वो भी गोल्ड? मैम बहुत अच्छी फीलिंग थी, क्योंकि एक ये टाइम पीरियड भी काफी लंबा था। 8 नहीं 9 साल कहेंगे, क्योंकि एडिशन बेशक 2022 था, लेकिन वो हुआ 2023 में। तो एक बहुत लंबा समय हो गया था, लेकिन फीलिंग बहुत अच्छी थी। साथ ही साथ एक्चुअल में मुझे इस चीज़ का पता था कि इस बार ट्रेनिंग अच्छी है और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इस बात को लेकर श्योर था कि मैं गोल्ड ही जीतूंगा, लेकिन मैं सिर्फ यही सोच के गया था कि मुझे इंडिया के लिए कुछ तो हासिल करना है। ये एक्चुअली जो आपने मुझे 9 साल बताए हैं ना, मैं इसमें कोविड वाले साल कम कर देती हूँ। जब भी मैं किसी एथलीट से इंटरव्यू लेती हूँ तो मैं आई जस्ट मेक श्योर कि ये कोविड वाले जो साल हैं जिसमें जिसमें वो हमारी जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो जितनी भी उम्र हमारी है उन सब में 2-2 साल आप कम कर दीजिए। अंकुर, ऑन दैट नोट, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि 2016 में जब रियो पैरालंपिक गेम्स में आपको चोट लग गई थी, आप इंजर्ड हो गए थे, तो आपकी आपकी मनोदशा के बारे में हमने काफी सुना था। उसको ओवरकम कैसे किया आपने? मैं देखिए वो समय काफ़ी चैलेंजिंग था, और मैं काफ़ी उस समय बहुत ज़्यादा फिट भी था, और काफ़ी अच्छा मतलब ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी थी, सारी चीज़ें परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल थी। लेकिन जब वो हादसा हुआ तो उससे काफ़ी डिस्टरबेंस आई। अगले 2-3 महीने काफ़ी दिक्कत में रहे, लेकिन फिर दोबारा से सोचा कि नहीं, क्योंकि ज़िंदगी ये तो चुनौतियां हैं, संघर्ष हैं, तो ये ऑब्स्टेकल्स तो हैं, तो इनको तो पार करना ही है। फिर उसी फीलिंग को ने मेरे को और ज़्यादा ताकत दी, क्योंकि मैंने एक चीज़ महसूस की है कि जब कठिनाइयाँ ज़्यादा कठिन होती हैं तो हमारा अटेम्प्ट भी उतना ही जोरदार होता है। या हम कह दीजिए, अगर हमें कोई छलांग बहुत लंबी लगानी है तो हमें पता है कि खाई बहुत चौड़ी है, तो छलांग का अटेम्प्ट भी उतना ही बड़ा होगा। तो निश्चित तौर पे पिछली बार से वो बेहतर ही होगा, चाहे हम लास्ट के किनारे पर गिर क्यों ना जाए, पर पहले से बेहतर ही होता है। जी जी अंकुर, थोड़ा एक गेम की टेक्निकलिटी पे बात करते हैं। जैसे कि आपने जब गोल्ड मेडल जीता था तो मेंस 1500 मीटर T11 एंड मेंस 5000 मीटर T11, इसमें फर्क क्या है? और क्या क्या पैतरे आजमाए जाते हैं इनको जीतने के लिए, या इसमें बेस्ट परफॉर्मेंसेस देने के लिए? मैम देखिए, T11 को सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करूंगा। टी का मतलब है ट्रैक, 11 है जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग है, उसमें 3 कैटेगरीज हैं। 11 स्टैंड फॉर 100% ब्लाइंड एथलीट, 12 पार्शियल ब्लाइंड एथलीट, 13 पार्शली साइटेड एथलीट। 11 और 12 के जो रूल्स हैं वो मोरलेस सेम है, क्योंकि 11 जो एथलीट हैं, 11 कैटेगरी के एथलीट जिनको 100% विजन नहीं है, वो उनके साथ पैरेलली गाइड रन करते हैं। बात रही अब मैम 1500 मीटर और 5000 मीटर की, ये दोनों ही इंड्योरेंस इवेंट हैं। और स्ट्रेटेजी हम इस तरह से रखते हैं, जैसे 1500 मीटर हम रन कर रहे हैं तो दो तरीके इसमें हो सकते हैं। या तो आप रेस को इंडिपेंडेंटली शुरू से ही आप अपने क्लच में रखिए, आप लीडर रहिए और लास्ट तक फिनिश कीजिए। या फिर हो सकता है एक स्ट्रेटेजी ये रहती है कि स्लो और विन रेस पोजीशन में
आप किसी को फॉलो कीजिए और अपनी एनर्जी कोस्ट करने के बाद लास्ट में अपने आप को जितना हार्ड पुश कर सकते हैं उतना दीजिए। और लास्ट के 300 400 500 मीटर जितना आपके पास स्ट्रेंथ है, इंड्योरेंस है, उस कैपेसिटी के साथ आप अपने आप को पूरा हार्डली पुल करके एक स्प्रिंट दीजिए। बाकी 5000 मीटर एक लॉन्ग रन है, तो ये 100% पेस्ड है इंड्योरेंस पे। तो इसमें हमें देखना है कि हम किस पेस को, किस रिदम को मेंटेन कर सकते हैं किस टाइम के साथ। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को पहले ज़्यादा हार्ड पुश ना किया जाए, बॉडी को पहले अडेप्ट रखा जाए, उसके बाद धीरे धीरे जैसा एनर्जी सिस्टम, एरोबिक सिस्टम काम करता है उसके थ्रू हम उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और स्लोली रेस की पेस को इंक्रीज करें। बिल्कुल, ये जिस तरीके से आप मुझे समझा रहे हैं, यकीनन आपके कोच सत्यपाल सिंह जी ने भी आपको ऐसे ही समझाया होगा। सत्यपाल जी से हमारी काफी बातें हुई थी एक बार, और उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि मैंने अंकुर जैसा स्टूडेंट नहीं देखा जो इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी इतनी मेहनत कर लेता है, पढ़ाई भी करता है, प्रैक्टिस भी करता है। और उन्होंने मुझे कहानी बताई थी कि कैसे आप जेलन स्टेडियम आते थे, अपने कॉलेज की पढ़ाई करते थे, खत्म करते थे, उससे पहले आप प्रैक्टिस करते थे, फिर आप मेट्रो लेते थे। आई मीन, कैसे होता था वो सब, कैसे आपने अपने आप को उस रूटीन में ढाला था। थोड़ा सा एक आपके रूटीन पे हम चाहेंगे आप रोशनी डालें, ताकि सुनने वाले उनके भी रोंगटे खड़े हों, जब मेरे रोंगटे खड़े हुए थे सुन के। देखिए मैम, वास्तविकता यह है कि आप मुझे काफी पीछे लेके गए हैं। तो आज मैं भी खुद, मेरी फीलिंग भी ऐसी है जैसा आपने बताया। ये सब चीजें इतनी आसान है नहीं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में दो ही चीजें सोची थी कि मेरे को स्टडी करनी है और ट्रेनिंग करनी है। तो दोनों का सामंजस्य बैठाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना था, और कहीं ना कहीं अपने आप को चुनौती देनी थी, और कहीं ना कहीं कहूँ अगर, ये अपने शरीर को परेशान भी करना था। तो मेरा रूटीन अक्सर ये रहता था कि मैं 3 o'clock के आसपास मॉर्निंग में उठता था। पहले 2 hours के आसपास पढ़ाई करता इन बिटवीन, उसके बाद मैं 5 o'clock के आसपास सेंट स्टीफेंस कॉलेज निकलता था, और फिर अराउंड 6-6:15 तक जैसे भी हो, जिनकी भी सहायता से, कभी मेट्रो से, कभी बस से, कभी कुछ फ्रेंड्स छोड़ते थे, कभी अकेले स्टिक से, इस तरह से ट्रेनिंग करने आता। फिर यहाँ पर जो मेरे गाइड लोग थे वो मेरी हेल्प करते, मेरे कोच थे। उसके बाद मैं वापस ट्रेनिंग करने के लिए जाता हूँ। और मैं बहुत सारे दिन ऐसे रहे होंगे कॉलेज डेज में कि मुझे ब्रेकफास्ट भी मैंने नहीं खाया और सीधा लंच किया, क्योंकि क्लास 8:40 से शुरू हो जाती थी, 9 o'clock तक मैं पहुंचता था। लेकिन मेरे कॉलेज के टीचर्स भी काफ़ी हेल्पफुल थे। वो मेरे को इन बिटवीन क्लास में आने के लिए अलाउ भी करते थे, और थोड़ा सा कई बार अगर मैं कहता था कि थोड़ा रिकैप कर दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बखूबी की। मेरे को इसमें काफ़ी परेशानी हुई, ये सब चीज़ें थोड़ा देखा जाए तो इसने बॉडी को भी नुकसान पहुंचाया, लेकिन हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, क्योंकि मैं एजुकेशन को समझना चाहता था, पढ़ना चाहता था। और एजुकेशन वो मुझे चाहिए थी क्लासरूम एजुकेशन। मैं समझता हूँ कि क्लासरूम एजुकेशन ही वो एक चीज़ है जिससे हमारी समझ, हमारा डेवलपमेंट होता है। अंकुर, आपकी बातों से मैं ये चीज को वैलिडेट कर सकती हूँ कि जैसे सत्यपाल सिंह जी जो आपके कोच है, उनका कहना है कि एजुकेशन एक खिलाड़ी के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि उसका स्पोर्ट। तो आप कैसे इसको एडवोकेट करते हैं? आपको क्या लगता है, एजुकेशन इज अ मस्ट फॉर एवरीवन? आई मीन फॉर ऑल द हम्बल बैकग्राउंड आल्सो, जिनको कई कई बार पढ़ने लिखने की सुविधाएं नहीं मिलती हैं, और वो खेल ही इसलिए चुनते हैं। एजुकेशन मैम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे सिर्फ हमारी, ऐसा नहीं है कि हमें थ्रू आउट कोई डिग्री मिलती है, हमारा व्यवहार बनता है, हमारे डेवलपमेंट में काफ़ी फर्क आता है, हम चीज़ों को समझ सकते हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट को सोच सकते हैं, डिफरेंट हमारे पास ओपिनियंस होते हैं। तो वो ऐसा ही नहीं है कि हमारे एज ए एजुकेशनल करियर, ये हमारे थ्रू आउट पूरी लाइफ में चलता है, और ये स्पोर्ट्स में भी फायदा करता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे निर्णय हमें ऐसे लेने होते हैं क्विक, तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत फायदा करती हैं। इस पर मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, काफी बार मेरा डिस्कशन भी हुआ है इस चीज को लेकर।
तो उसमें निकल कर आया कि एजुकेशन आपको जमीन पर रखता है। आप बहुत जमीन से जुड़े हुए रहते हैं, आपके जितने भी निर्णय होते हैं। जैसे कई कई बार मैंने कई खिलाड़ियों को देखा है कि बहुत सारा पैसा आ गया, बहुत सारे मेडल्स आ गए, बहुत सारा नाम हो गया, तो कई कई बार भटक जाते हैं। तो मुझे ऐसा मेरी एक पर्सनल थिंकिंग है, आपकी क्या थिंकिंग है? नहीं, ये बात मैम सही है, क्योंकि इससे हमें सही गलत का ज्ञान मिलता है। और हमें एक चीज ये है कि हमें दूसरे की प्रॉब्लम को समझने की भी क्षमता मिलती है। क्योंकि कई बार क्या है कि जैसे आपने जमीन से जुड़े होने की बात की है, या वो कई बार भटक जाते हैं, तो भटकने के पीछे का कारण यही होता है कि वो इस चीज को नहीं समझ पाते कि वास्तव में क्या इसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो सकते हैं, और वो क्षणिक जीवन को जी जाते हैं और अपने फ्यूचर पर उतनी गहराई से चिंतन मनन नहीं कर पाते। तो मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा एक जरूरी पॉइंट बन जाता है। और इसके साथ साथ जमीनी हकीकत से हमारे जुड़ने से जो हमारे आने वाले जो एथलीट्स हैं या लोग होते हैं, उनको हम एक सही गाइडेंस भी दे पाते हैं, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम्स हमें समझने में भी आसानी होती है कि वास्तविकता ये है कि ऐसा नहीं है कि एथलीट या कोई भी लोग हों वो बहाने बना रहे हैं। जो अगर हमने उस चीज को जिया होता है, समझा होता है, तो हम उस चीज को अच्छे से रिलेट भी कर पाते हैं। तो ये सब एजुकेशन के माध्यम से हो पाता है। जी अंकुर, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। जब आप 6 साल के थे, जब आपकी लाइफ ने एक 360 डिग्री टर्न लिया था। देखिए, ये बात उस समय मेरे मन में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, वो थोड़ा सा बहुत मुश्किल विषय है। पर लेकिन मैं 5-6 साल का था तब, दो चीजें तो बहुत क्लियर थी मेरे को। उस समय सोशल होने में काफी दिक्कत होती थी, क्योंकि लेकिन जब मेरा एडमिशन जेपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओबराय होटल के पास है, एक विजुअली इम्पेयर्ड लोग जहाँ पर पढ़ते हैं, ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ पर मैं आया, मैंने अपनी फर्स्ट क्लास से पढ़ाई शुरू की। तब से मेरी समझ काफी बढ़ी और वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और मुझे तब ये समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ना देख पाने से बहुत सारी चीजें बदलती हैं। हालांकि बहुत सारी चीजों में फर्क आता है, तौर तरीके बदलते हैं, लेकिन समाप्त नहीं होती। तो हम चीजों को सभी चीजें कर सकते हैं, लेकिन बस उनके तरीके भिन्न हो जाते हैं। वो एक डिफरेंट तरीका अपनाना पड़ता है सारी चीजों को समझने का, सोचने का, करने का। ये हो सकता है कि कोई भी कार्य एक जिन जो दृष्टिवान है, जिनके पास दृष्टि है, वो 10 मिनट में कर लें। हो सकता है हमें टेक्निकली टीज का इस्तेमाल करते हुए वही चीजें 10 मिनट से 12 मिनट लगे, लेकिन वो चीजें होंगी, और मैं समझता हूँ और परफेक्शन के साथ होंगी। आपके पिता एक किसान थे, काफी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उस वक्त परिवार का सपोर्ट आपके लिए था? और था तो किस तरीके से आपको सपोर्ट मिलता था उनका? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। देखिए, सबसे पहला सपोर्ट तो उनका, चाहे मैं ये कहूँ कि उन्होंने मेरे को पढ़ने के लिए भेजा, अपने आप से दूर करना ऐसी परिस्थिति में मेरे लिए मुश्किल था, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि एक तरीके से उन्होंने भी मेरे लिए त्याग किया। जब मैं पढ़ने आता था तो वो मेरे से हमेशा वीकली मुझे लेने आते थे, मिलने आते थे। साथ ही साथ उन्होंने कभी इस तरह का मेरे को कभी फील नहीं होने दिया कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है। और अपनी प्रॉब्लम को भी उन्होंने मुझसे हमेशा दूर रखा। और जब भी मैंने जिस चीज़ की भी इच्छा, चाहे अनचाहे, व्यक्त की, तो उन्होंने उसको पूर्ण करने की कोशिश की। तो मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स का, मेरे सिस्टर का काफ़ी सपोर्ट मिला। बाद में मेरे स्कूल में जब मैं आ गया तो मेरे टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन ने भी मेरे स्पोर्टिंग करियर में काफ़ी हेल्प की। बाद में डॉक्टर सत्यपाल सर और जितने भी मेरे फ्रेंड्स गाइड रहे हों, उसकी फहरिस्त काफ़ी लंबी है। चाहे मेरे स्कूल में जो पार्शली ब्लाइंड खिलाड़ी थे, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। और जो अभी मेरे गाइड हैं, आज मैं अगर बात करूँ 2009-10 से, जब से मेरा इंटरनेशनल करियर शुरू हुआ, चाहे उसमें अंकित हो, विपिन पाल हो, विपिन कुमार हो, धर्मेंद्र हो, अमरेश हो, इन सभी ने मेरी जमकर सहायता की है, बहुत मदद की है। मेरे कोच डॉक्टर सत्यपाल सर ने भी, और रिसेंटली अभी मेरे को अच्छी शिक्षा और अच्छी ट्रेनिंग देने में जेएस भाटिया साहब ने भी बड़ी भूमिका निभाई। उनका भी मेरे को
उनसे भी मेरे को ज्ञान अर्जन करने का मौका मिला। तो मैं मतलब एक अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे को अच्छे लोगों का सपोर्ट मिला। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप सभी के माध्यम से मैं अब सब तक पहुंच पा रहा हूँ। और ये जो बातचीत है ये आगे तक जाएगी, ये एक और मैं समझता हूँ कि बहुत प्रसन्नता का विषय है मेरे लिए। जो हमारा मोटिव है इस इन इंटरव्यूज को करने का, या फिर रेडियंट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के थ्रू दिव्यांग खिलाड़ियों को इस पोर्टल पे लाने का, उनसे बातचीत करने का, ये जरूर सक्सेसफुल होगा। इसके साथ ही मैंने सुना है कि आप सारे भाई बहनों में सबसे छोटे हैं, और उस वक्त में और आज के वक्त में ये तब्दीली कैसी महसूस होती है कि पहले उन्होंने आपको सपोर्ट किया और आज आप उनको सपोर्ट करते हैं? जिस तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, तो ये मेरा भी एक दायित्व है, एक नैतिक दायित्व बनता है कि मैं अपने परिवार की हर संभव सहायता करूं, सही अर्थों में। आपके आदर्श कौन है? आप तो लाखों के आदर्श हैं, आपके आदर्श? देखिए मैम, अगर मैं आपको बताऊं, मुझे अगर मैं ऐसे एथलीट की बात करूं तो मुझे केनी निसाबेकेले काफी पसंद एथलीट हैं। एक विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट रविंद्र सिंह नागर जी हुए, उनसे भी मैं काफी इम्प्रेस था बचपन से ही। बाकी परिवार में मुझे अपने पिताजी की छवि बहुत पसंद है। हालांकि वो भी नहीं रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनसे ही मुझे कहीं ना कहीं ये विनम्रता जो अगर मेरे में थोड़ी बहुत है वो, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबका सम्मान कर सकूं, ये मुझे उनसे मिली है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको बस कंटिन्यू बना के रखूं, तो शायद मैं सही अर्थों में एक इंसान बन पाऊंगा। अब आपकी नेक्स्ट गोल्स क्या है जिनको आप अचीव करना चाहते हैं? आने वाले समय में पैरालंपिक गेम्स हैं, और मेरा सपना है कि मैं हिंदुस्तान के लिए पैरालंपिक में मेडल जीतूं। इससे हिंदुस्तान के पैरा स्पोर्ट्स और पैरा स्पोर्ट्स में भी विजुअली इम्पेयर्ड स्पोर्ट्स को काफ़ी मदद मिलेगी। और साथ ही साथ इससे एक ये माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और उसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पॉपुलेशन काफ़ी रहती है। तो ऐसे में डिसेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से हम अवेयरनेस फैला सकें, उन तक एक संदेश पहुंचा सकें जो डिसेबिलिटी के साथ लोग जीते हैं, या जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स तक, उनके अभिभावकों तक, कि जो ऐसे दिव्यांगजन हैं वो पढ़ भी सकते हैं और खेल भी सकते हैं। तो मेरी यही अभिलाषा है कि मैं हिंदुस्तान के लिए मेडल जीतूं, जिससे वो मेडल आगे आने वाले समय में एक अवेयरनेस का माध्यम बन सके, और अवेयरनेस से लोगों के जीवन में सुधार आ सके। बिल्कुल अंकुर। अंकुर, आपके स्पोर्ट के बारे में अगर बात करें, आप ट्रैक इवेंट्स में हैं, तो कोई ऐसे 5 शब्दावली आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? कोई ऐसे स्पोर्ट्स टर्म आप हमसे शेयर करना चाहेंगे जो हमें एजुकेट कर सके आपके गेम के बारे में, आपके देखिए स्पोर्ट? मैम, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए गाइड रनर, क्योंकि ये एक डिफरेंट है बिल्कुल चीज। अगर किसी को भी हम कहेंगे कि मैं रनिंग करता हूँ, तो किसी के समझ में सबसे पहले यही जाएंगे कि हाँ, रनिंग हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ एक रनिंग पार्टनर होते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम गाइड रनर। एक हमारे साथ है, एक और चीज जुड़ी रहती है हम और हमारे गाइड के को जो जोड़ के रखती है, वो होती है टीथर। एक छोटी सी 30 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक का एक रोप होता है, जिसे हम दोनों पकड़ सकते हैं, यानी कि टीथर। बाकी मैम कुछ रूल्स हैं, जैसे पुशिंग, ड्रैग, और एक अच्छा हेल्दी कन्वर्सेशन जिसमें हमें हमारे गाइड समझाते हैं। बाकी चीजें तो मोरलेस मैम सभी पैटर्न सेम है, कि जिस तरह से ट्रेनिंग वो कर सकते हैं, एबल एथलीट करते हैं, उसके कुछ पार्ट को छोड़ दें तो हम वो सभी ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर सपोज दैट हर्डल्स हैं, हर्डल्स नहीं हो पाती हैं उतने अच्छे से, स्टेयर्स हैं जिसमें सिर्फ प्योरली देखने का ही कार्य होगा, तो वो डिफिकल्ट है। लेकिन बाकी चीज़ों को हम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये एक भिन्नता है ब्लाइंड स्पोर्ट्स में, विजुअली इम्पेयर्ड की रनिंग में, जो एक थोड़ा सा अलग बनाती है। बाकी हमारे लिए भी कोचेस का योगदान बहुत ऊपर है, जबकि मैं कहूँ कि एक एबल एथलीट से थोड़ा
और ज्यादा ऊपर, क्योंकि उनको भी ये समझना होता है कि दिक्कत किस तरह की है। जी जी, बिल्कुल। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोच की जो सोच है उसको हर हर एथलीट के हिसाब से वो चेंज होती है, उनकी टेक्निकलिटी और उनकी कैपेबिलिटी को देखकर। थैंक यू सो मच अंकुर, हमें अपना वक्त देने के लिए। बहुत आप बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत बहुत। ये अभियान हमारा आगे ही ऐसे बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।